नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये श्रृंखला है हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की और हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और क्लास 7th की पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 to 12 करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें क्लिक करके देख लीजिए, सारे के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की आरओ की लिए तो बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे हैं। एनसीईआरटी बेस है जीएस का, इसको पढ़े बिना काम चलने वाला नहीं। और अगर आप वैसे भी वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और जीएस को समझना चाहते हैं तो ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहां से आगे जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए मैं टॉपिक शुरू करता हूं। और टॉपिक है साथियों आज का हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, चलिए हाँ ठीक है। प्रातः शीघ्र उठती है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह अपने घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरी की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो भूमि है वो चट्टानी है, इस वजह से नहीं उगा सकते। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी जितना वो कमाते हैं वो इतना कम है कि उससे जो खेती से जो हो रहा है वो उनके पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इतना कम भोजन उगा पा रहे हैं। आगे देखो, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण के करने का कारखाना चलाता है, यानी ऊन को निकालने का कारखाना चलाता है। ठीक है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसका भेड़ों का एक बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, वो बॉक्स हमारे काम का नहीं है, इधर वाला बॉक्स काम का है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भागों पर ही रहती है ना? यानी जो भारत की 90% आबादी है वो केवल 30% हिस्से पर ही रहती है पूरी जमीन के। बाकी 70% पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर वह निर्जन है, वहां कोई भी नहीं रहता। चलो आगे देखो। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनका जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के भिन्नता के कारण है। उनका जीवन अलग इसलिए है क्योंकि उनकी जमीन, उनकी टेक्नोलॉजी, ये सब अलग है। इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने के मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया में सालबर्ज। इस क्षेत्र में आप भूमि के कितने उपयोगों को पहचान सकते हैं? ठीक है, चलो इधर आओ, भूमि की बात करेंगे। ठीक है, भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, भूमि और जलवायु में भिन्नता के कारण क्या होता है? जनसंख्या के वितरण में असमानता पाई जाती है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए यह स्थान सघन क्षेत्र वाले हैं, यानी जहां पर नदी है, प्लेन जगह है, मैदान है, वहां पर आबादी ज्यादा है। और जो पहाड़ हैं, जंगली इलाके हैं, मरुस्थलीय इलाके हैं, वहां पर आबादी कम रहती है। क्यों कम रहती है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वहां पर करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जीवन आसान नहीं है, इस वजह से आबादी कम है।
अब देखो, भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हो? वही जो हमने ऊपर पढ़ा। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को निर्धारित करती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि का मतलब हो गया प्राइवेट जमीन, और सामुदायिक का मतलब हो गया सरकारी। ठीक है ना? हाँ, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग मनुष्य से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति साधन भी कहते हैं। साझा संपत्ति साधन नया शब्द है, थोड़ा देख लें। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब जैसे जैसे भूमि का हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, पहले यहाँ जंगल थे, उन्हें काट करके हमने घर बना लिया, तो इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि पहाड़ों पर अब आप देखते हैं भूस्खलन की घटनाएं बहुत होती, लैंडस्लाइड, है ना? बंजर भूमि लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से जमीन बंजर होती जा रही है ना? तो ये सारी समस्याएं जो है जनसंख्या के बढ़ने की वजह से हैं, जो भूमि से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, जमीन से सीधे सीधे जुड़ी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ फोटोज वगैरह हैं, झोंपड़ी हैं, बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, है ना, रेलगाड़ी, मेट्रो वगैरह, ये सब जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ। देखो, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया, यानी जमीन भी समाप्त हो सकती है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकना ही होगा। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं। यानी अगर आपको भूमि को बचाना है, जमीन को बचाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो आपको पौधे रोपने पड़ेंगे, वन रोपण करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, भूमि का उद्धार करना पड़ेगा, रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों के, अब रोक तो नहीं सकते इनको हम, क्योंकि तो लोगों के ऊपर है, लेकिन हाँ इनको हम रेगुलेट जरूर कर सकते हैं, तो इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। ठीक है? और अतिचारण, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग करने से भी मृदा अपरदन होता है साथियों। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हमें कंट्रोल करना होगा। आगे देखो, मृदा, मिट्टी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा यानी मिट्टी कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों से होता है। मिट्टी क्या है? मिट्टी है हमारी धरती की पहली परत, ठीक है ना, जो बनती है किससे? चट्टानों से। ध्यान रखना, मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है। अब देखो आगे दिया हुआ है भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। जब अचानक से नदी का बहाव रुक जाता है और वो खुलता है, तो इससे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। यह चिंता का मुख्य विषय है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। इस तरीके से यहां पर आप देख पाओगे, ये एक सीन दिखाया गया है यहां पर। आगे देखो, आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिकांगपिओ के निकट पंजी गांव में
पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। बात समझ पा रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है ये? आगे देखो, न्यूनीकरण क्रियाविधि, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और तथा उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियां निम्न हैं, जैसे भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी यहां पर हम आवास ना बनाएं। ठीक। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरा, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। देखो सीधी सी बात है, अगर ज्यादा वनस्पति होंगी तो ज्यादा पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा पेड़ पौधों के साथ जुड़ी होती है वहां पर भूस्खलन जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, वहां मृदा अपरदन भी कम होता है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाए। ठीक। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये थोड़ा मिट्टी के बारे में बताया गया है। मिट्टी में आप देख सकते हैं जो सबसे निचली परत है वो है जनक चट्टान, उसके ऊपर आप जाओगे तो अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, उसके ऊपर बालू गाद किले के साथ मृदा, और सबसे ऊपर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मिट्टी। सॉरी, आगे देखो। अब यहां पर अपक्षय के बारे में बताया गया। अपक्षय क्या है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, लिखा हुआ है केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। यह है अपक्षय। अच्छा, मिट्टी के बारे में बताया गया है। तथा भूमि पर पाए जाने वाले अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा जो है डायग्राम है, इसको आप देखो, मिट्टी के बारे में बताया गया। ठीक है ना। मिट्टी क्या है? मिट्टी के जनक कौन होते हैं? शैल। रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है ना। मिट्टी का रंग कैसा होगा, गठन कैसा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा कौन? ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करेगा साथियों शैल। ठीक है ना। हाँ, और यदि हम आगे बढ़े तो उच्चवच। उच्चावच का मतलब है किस एल्टीट्यूड पे है, और ढाल मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं, यानी मिट्टी की मात्रा कितनी होगी। आगे देखो, जलवायु कौमा तापमान एवं वर्षा अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, है ना, ये ह्यूमस बनाने की दर को निर्धारित करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? तो जीवों के सड़े गले अंश, वो जीव जिंदा भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो जीवित जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपका जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, इनके जो कार्बनिक अंश होते हैं इनको ह्यूमस कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ह्यूमस बनने का जो प्रोसेस है इसको जलवायु, तापमान और वर्षा जो है डिसाइड करती है तथा इसकी दर को निर्धारित करती है, कम या ज्यादा करती है। फिर लिखा हुआ है वनस्पति जात, यानी जो हमारी वनस्पति है, कौमा प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये भी ह्यूमस बनाने की दर को प्रभावित करेंगे, है कि नहीं। फिर लिखा हुआ है समय, कौमा मृदा परिच्छेदिका मिट्टी की मोटाई को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। ये सब मिट्टी की मोटाई को निर्धारित कर रहे हैं। एक बार आप इसको पढ़ लो अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ, एक बार आप इसे पढ़ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब पेपर में पूछे जाने वाली चीजें हैं। ठीक है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखना, पेपर में सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा
कि बताइए किसी मिट्टी का रंग, रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? आपका जवाब होगा जनक शैल पर। ठीक है ना। मिट्टी की जो संचयता है, जो उसकी मोटाई है, ये किस पर डिपेंड करेगी? उसकी तुंगता यानी ऊंचाई और ढाल पर। ठीक है। मिट्टी में पाए जाने वाला जो ह्यूमस है, ये किस पर डिपेंड करेगा भैया? ये वनस्पति जात पर, प्राणी जात पर, सूक्ष्म जीवों पर और जलवायु पर, तापमान पर, वर्षा पर, इन सब पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। मोटाई जो है किस पर डिपेंड करती है? समय और सॉइल टेक्सचर पर, यानी मृदा परिच्छेदिका को निश्चित करती है। ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको एक बार देख लो, काफी महत्वपूर्ण। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। ठीक, आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, देखो, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं। ठीक है ना। मिट्टी कैसे बनेगी? मिट्टी को बनाने वाली जो मेन चीजें हैं वो क्या है? शैल और जलवायु परिस्थितियां। मिट्टी निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, यानी कहां पर मिट्टी बन रही है, ये इंपॉर्टेंट करेगा। जैव पदार्थ की भूमिका और मिट्टी निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। यानी बेसिकली तीन चीजें हैं जो मिट्टी को बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। वो है शैल, शैल का मतलब हो गया चट्टान, उसके अलावा जलवायु, इसके अलावा वो कहाँ मौजूद है, उसकी स्थलाकृति क्या है। आगे देखो, आगे देखते हैं जरा। आगे देखिए, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मिट्टी का निम्नीकरण हो सकता है। मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन। देखिए यहां पर जो शब्द है मिट्टी का निम्नीकरण, इसका मतलब है उसकी जो क्वालिटी है वो गिर रही है। उसका रीजन क्या है भैया? उसका रीजन है वन उन्मूलन। आपने सब जंगल काट डाले तो वन उन्मूलन हो गया, मिट्टी की क्वालिटी गिर गई। अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा चारण हो रहा है तो भी मिट्टी की क्वालिटी गिर जाती है। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, है ना, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सब जो है मिट्टी की क्वालिटी को गिराने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आगे दिया हुआ है कि हम इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं। देखो जरा, देखो आगे लिखा हुआ है मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न हैं, जैसे मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है ना। मैं जरा इसको आपको अच्छे में दिखा देता हूं। ठीक है, HD में। चलो, मैं थोड़ा काला हो जाऊंगा लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पे ठीक, मल्च बनाना। पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मिट्टी की आर्द्रता रुकी रहती है ना। यहां पर देखिए ये वेदिका फॉर्म है। वेदिका फॉर्म का मतलब होता है जो हम सीढ़ीदार खेती करते हैं वो। ठीक है ना। ये समोच्च जुताई है। आगे देखो, ठीक है, आगे देखिए वेदिका फॉर्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है ना। इस तरीके से, ठीक इस तरीके से देखिए, इनको हम बोलते हैं सीढ़ीदार खेत। तो यहाँ पर जो बड़ा सा एरिया बनेगा, एक सीढ़ी का प्लेटफॉर्म टाइप, वहां पर हम खेती करेंगे और इस तरीके से एक के नीचे एक के नीचे एक जो है खेत बनते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं वेदिका फॉर्म। ठीक है, वही बताया गया। आगे है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो हवा की वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उड़ जाती है, जो उपजाऊ परत होती है मिट्टी के साथ उड़ जाती है। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं, उस हवा की स्पीड को काफी ज्यादा कम कर देते हैं, जिससे मृदा अपरदन कम होता है और मिट्टी हमारी सुरक्षित बनी रहती है। आगे देखो,
आगे देखिए, समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थर, घास, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो सॉरी, यहां पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक, यहां पर आप देखिए ये है साथियों एक खाली मिट्टी, मतलब ये केवल एक मिट्टी है ना, एक मिट्टी का बॉक्स है जिसमें आपने ऊपर से पानी डाला, तो पानी डालेंगे तो बहुत सारी मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। दूसरा बॉक्स है, इसमें मिट्टी के साथ देखिए कुछ हरियाली है ना, जब आप इसमें पानी डालोगे तो ये हरियाली मिट्टी को होल्ड करेगी और मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से भी मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चट्टान बांध। ठीक है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं तथा मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। आगे देखो, क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 600 घन मीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। बहुत ज्यादा हम लोग पानी खर्च कर रहे हैं। आगे देखो, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। जल ग्रह किसको? हमारी धरती को, यहाँ पे पृथ्वी की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है यानी खारा है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भूमिगत जल नदियों, झीलों तथा पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि धरती पर जितना जल पाया जाता है उसका 98% तो समुद्र में है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। 2% जो है आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स पे, और 1% जो है ग्राउंड वाटर है जिसे हम यूज करते हैं। तो आप समझ लो वही यहाँ पर जो है सारा का सारा बताया गया। ठीक है ना, आगे देखो। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, यानी मीठा पानी। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी किया जाता है, यानी बिजली भी बना रहे हैं हम पानी से ही, है ना। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। सही है ना। आगे देखो, जल उपलब्धता की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशियाई, दक्षिणी एशियाई, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण की विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। आगे देखो, आज विश्व के शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बहत मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बाहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। संदूषक का मतलब है ये पॉल्यूटेंट है जो जल को गंदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम फैक्ट्री का सारा वेस्ट कहाँ डालते हैं?
रिवर्स में ही तो डालते हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़ानाशक जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, है ना। जैव निम्नीकरण का मतलब है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बाह्य स्रावों का उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी अगर इनको जल में छोड़ने से पहले इनको प्रॉपर जो है हम अगर क्योर कर लें, शोधित कर लें, तो ये नियंत्रण में आ सकते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है, ठीक है ना। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। स्प्रिंकलर क्या होते हैं? फुब्बारे होते हैं, जो आपने देखे होंगे, गांव के लोगों ने देखे होंगे, मैंने तो खूब देखे। फुब्बारे होते हैं जिनमें फुब्बारे के माध्यम से सिंचाई करी जाती है। मोटी धार में पानी नहीं छोड़ते हैं, है ना। पाइप लगा देते हैं, पाइप में फुब्बारा लगा होता है, वो ऐसे घूमता रहता है और बहुत सारा पानी जो है बूंदों बूंदों के रूप में जमीन पे आता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक हाथ में थैला उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बैंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जस्सी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ऑब्वियस बात है, बहुत पौधों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैव मंडल। आगे देखो। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अति आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से क्या आप कुछ जोड़ सकते हैं? अच्छा देखो यहाँ पर, हाँ, क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफिनॉक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता है, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। यानी गिद्ध क्यों खत्म हो गए हमारे यहाँ से? क्योंकि जो पशु मर जाते थे, किसान क्या करता था, उन्हें खुले में छोड़ देता था। अब बीमारी के दौरान उस पशु ने खाया है डाइक्लोफिनॉक, वो क्या है? पेन किलर है। अब उस पेन किलर को जिस पशु ने खाया है वो उसके शरीर में मौजूद है। उस शरीर को जब गिद्ध खाते थे तो गिद्धों को, मतलब गिद्धों के शरीर में उस पेन किलर की मात्रा चली जाती थी, डाइक्लोफिनॉक, जिससे उनकी किडनियां खराब होने लगी और गिद्ध मरने लगे। इसीलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी। देखो लिखा हुआ है, पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। चलो, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट तथा जलीय जीव रूप आते हैं जिन्हें हम दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त करते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, ठीक है ना। पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी अनिवार्य।
बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी नेचर में हमारी इंसान ही एकमात्र ऐसा वाहियात क्रिएशन है हमारी नेचर का जो नेचर में कोई योगदान नहीं देता। अगर इस धरती से सारे इंसान मर जाएं तो धरती सुंदर ही हो जाएगी, धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंसान नेचर को सिवाय नुकसान पहुंचाने के कोई भी लाभ नहीं पहुंचाता है। सबसे धूर्त अगर कोई क्रिएशन है इस मदर नेचर का तो वो इंसान। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पतियों के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। देखो जरा, है ना। चलिए मैं इसको रंगीन कर देता हूं, चलो शायद आपको दिखे। चलो, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष तथा घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां तथा गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार तथा मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस तथा लाइकेन सम्मिलित होते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। आगे देखो, है ना, ये देखिए, ये कुछ पेड़ पौधों के फोटो हैं, ठीक है। लिखा हुआ है सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति। देखो जरा, वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं तथा साथ ही परतंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां